मेरा क्रम नहीं मैं नहीं सर शीत नदी नहीं था ऑनलाइन शीश नजदीकी थे पलक शेर थे ऑनलाइन शीत नदी नहीं था प्रदर्शन का पलक शेर जी सर आ गए अभी भी आ गए अभी भी आ गए पहले भी थे शुरू से वो पहले में आए हैं अभी नहीं आए दूसरे में नहीं आए नहीं मुबीन अजय महमूद भी आ गए रफी नहीं था नहीं असद अली शाह नो सर शिराज अली जी सर वो नीचे बैठे हुए हैं ऑनलाइन भी ले रहे हैं क्लास दोनों में आया जी सर फिर देर से आए लेकिन आ गए अभी है अभी नहीं आए वो नीचे हो गया और सब मीटिंग अली थोड़ा शान अली खान नीस अहमद अनीस अहमद दूसरे में आए अभी नहीं है पहले में नहीं पहले में नहीं था दूसरे में आया है जी अभी भी नहीं है नहीं आया एहसन अली भी में आया है राजा उमेर अशफाक दूसरे में आए शोएब अली कुरैशी दूसरे में आए मोहम्मद जाहिद मोहम्मद हसनैन नो सर आदिल महमूद जी सर अभी है अभी भी पहले भी थे जी मोहम्मद खान जैसा अभी नहीं आया अभी है पहले भी आए थे 1 बजे आए थे राउंड मोहम्मद साहब यस सर जी सर मोहम्मद खान आप क्यों लेट आए हो क्लास में क्यों नहीं आते नहीं 10 बजे क्लास है ना आप ऑनलाइन तो नहीं है ना आप तो फिजिकल आप लोगों ने क्लास में और क्यों नहीं आते आज मैंने बता दिया सुबह का शाम को ग्रुप में मैसेज करना यस सर नेक्स्ट क्लास 10:15 के बाद क्लास में नहीं बैठना 5-1 मिनट ऊपर हो जाते हैं फिर ज्यादा मैं बैठ नहीं क्लास में बैठने भी अटेंडेंस से दूर की बात क्लास में नहीं बैठना चाहे आखिरी सेशन में या 10 बजे 10:30 बजे असेंबली और मेरा अकरम या मेरा अशफाक अनिल पता है बता जी सर विनय अभी नहीं आ गए आगे अभी आ गए शान आ गया यस सर अली सुराब नहीं है थोड़ा सा रिसेप्शन से लीव लेके गया वो किसी काम से लेके गया रिसेप्शन करता हूँ वो नहीं आया ड्राइविंग टेस्ट वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया अभी नहीं है नहीं आ गया है रिसेप्शन में परमिशन है परमिशन क्लास में भी है उनकी है चीज नहीं रहे नहीं सर वो शुरू से तब मुझे थे नहीं सर ये आ गया शिराज सिराज अली नहीं है बैठा हूँ ऑनलाइन नहीं है क्लास नहीं है सेशन लगाओ अभी ना लगाए सर क्या बता रहे वो मिलना था हमने 30 मेंबर से कि सही ना लेट हो
यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई है? अभी तक की हमारी ये यहाँ तक जी सर, यहाँ से शुरू होना है। पीछे करें। अच्छा, हम पढ़ रहे थे यूके के लीगल मेथड्स। लीगल मेथड सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़ी चीजें सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में एक होती है प्राइमरी सोर्स होती है, एक होती है सेकेंडरी, वो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करें। स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ। स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ, written or codified text was made by the parliament or enacted by the parliament. Statute law is the primary source of law in the country. कौन सा source है? Primary source है. It refers to laws passed by the UK Parliament. Acts of Parliament, also known as statutes, are laws that have been formally approved by both houses of Parliament and received royal assent from the monarch to become law. Yes. पाकिस्तान के अंदर एक होता है नेशनल असेंबली होती है, एक होता है ऊपर पार्लियामेंट, उनके बोथ हाउसेस, ठीक है, बोथ हाउसेस। यूके के अंदर इसी तरह मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक लोअर हाउस है कौन सा? नेशनल असेंबली, अपर हाउस है सेनेट। ये दोनों बन के पार्लियामेंट बनते हैं। ठीक कहते हैं पार्लियामेंट का इजलास है, इसका मतलब है उसमें नेशनल असेंबली के एमएनए, पार्लियामेंट सेनेट के सेनेटर, दोनों का कंबाइंड सेशन होता है, उसको पार्लियामेंट्री सेशन बोलते हैं। ठीक है ना? वो जब एक लॉ बनाता है ऑफिशियल, उसके बाद उसको सदर है पाकिस्तान साइन करता है, उसके बाद वो प्रॉपर लॉ बनता है। इसी तरह यूके के अंदर जब भी बोथ हाउसेस से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस से कोई एक लॉ बनता है, अप्रूव्ड दोनों हाउसेस से हो गया, आफ्टर दैट इट विल बी गो टू द मोनार्क, क्योंकि यूके के अंदर वहां जो है ना मोनार्की सिस्टम आज तक है। वो ये है कि एक सेरेमोनियल है, एक बादशाह होता है या जो कोई डेथ होती है, कोई मतलब कोई सेरेमोनियल चलता आ रहा है, वो अपनी चीज को वो इस वजह से उधर साइन करने के लिए एक किस्म का, तो वो फाइनली उसके पास जाता है, वो असेंट देता है, असेंट मतलब रजामंदी, साइन करता है, अप्रूव करता है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। तो यू गेट इट मोहम्मद खान जी? Common law. Common law is a system of law developed by the courts through decision in individual legal cases. Common law basically system हमें कहाँ से ड्राइव होता हुआ मिलता है? कोर्ट्स जब कोई इंडिविजुअल केसेस करती हैं, सुनती हैं, उसमें कोई मेजर डिसीजन देती है, वहां से कोई ऐसा डिसीजन निकलता है, उसको हम ऐसा फैसला, फॉर एग्जांपल आज के दौर में अगर ऐसा कोई केस चला जाए, जिस तरह पीटीआई का या नून लीग का कोई ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उस केस को उस तरह प्रॉपर सुनने के बाद एक जजमेंट दे, जो कि जिसके लॉ की पॉइंट को एस्टेब्लिश किया गया हो, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया हो, वो हम फ्यूचर में एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है? It is often referred to as judge-made law. Judge-made law का मतलब कि वो कानून वो प्रेसिडेंट जज ने दिया होता है, वो ऑर्डर जज ने दिया होता है, उसको कॉमन लॉ जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है। और केस लॉ, प्रेसिडेंट सेट बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर and these decisions contribute to the development and interpretation of law. मुझे बताएं क्या हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? वो भी तो कोर्ट है ना। वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? रीजन है वो जो माननीय केस होगा नहीं तो वो अलग हमेशा एक असूल है कि सुपीरियर कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला तो सुपीरियर कोर्ट को आप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट कोई एक फैसला करे कि आप सुप्रीम कोर्ट को सुनेगी हमारे इस केस को, ये इसको वो करेगा, एक्सीड करेगा, ऐसे नहीं। समझ में आई?
मतलब बाप अगर घर में कोई बात करेगा तो बेटों पे बाइंडिंग है। जैसे बेटा के बाप आप ऐसे करें क्या वो बाइंडिंग होगी? इस तरह होता है। स्टैच्यू लॉ और कॉमन लॉ में किसको कोई मसला मैं पूछूं फिर? अब सवाल क्यों नहीं करते? मेरा सबसे ये सवाल है, आप सवाल क्यों नहीं करते? आप कह रहे हो मुझे समझ में आ गई है, मैं आके कहता हूँ आइए जरा समझाएं, एक्सप्लेन। समझ में आई है? आइए इधर एक्सप्लेन। स्टैच्यू लॉ और कॉमन लॉ में डिफरेंस क्या है बताएं? तो लास्ट में क्लास के लास्ट में सर आप बताएं जी। स्टैट्यूट लॉ वो होते हैं, वो लॉ होता है जो कोडिफाइड लॉ होता है पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है। ठीक है, और वो मतलब एक इसमें प्राइमरी यूज होती है लॉ है जो प्राइमरी में प्राइमरी सोर्स होती है। ठीक है, और कॉमन लॉ वो लॉ होते हैं जो जुडिशियल के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जज पास में जो है ना डिसीजन करता है वो कॉमन लॉ में है। फिर आप बताएं कॉमन लॉ क्या है? ये मैं उर्दू में समझाता हूँ। हमने पढ़ रहे थे सोर्सेज, इधर देखें, थोड़े लिखना छोड़े। सोर्सेज पढ़ रहे थे कि कानून कैसे बनता है। कानून एक तो पार्लियामेंट जो बनाती है ना, एक तो वो कानून आ गया। दूसरा कानून जब कोई जज फैसला करता है ना, वो भी कानून कहलाता है, उसको कॉमन लॉ बोलते हैं। जो जज फैसला देता है, जज अगर कोई कानून बनाता है ना अपने फैसले में कोई ऐसी बात करता है वो कानून बनता है, उसको कॉमन लॉ बोलते हैं। उसी को जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसी को जजमेंट बोलते हैं। अब कोई समझ? अब आगे ये समझ आपको कॉमन लॉ से कोडिफाइड है, ये कोडिफाइड कॉमन लॉ आपको कोडिफाइड होते हैं। जजमेंट कहाँ आती है? जजमेंट जज जब का लिखवा तो रिटन होती है। आपकी कॉपी किधर है? रजिस्टर किधर है आपका? अब कहाँ पे आ रहा है? नीला है। नेक्स्ट क्लास में रजिस्टर लेके आना सब लोग जिनके पास नहीं है। बच्चे समझ में आ गई? शाम एक्सप्लेन। सर कॉमन लॉ वो लॉ है जो कानून बनाता है। ठीक है, और ये सर कोडिफाइड। ठीक है। और सर ये स्पेशल लॉ भी सर प्राइमरी सोर्स और कोडिफाइड। हाँ, और ये स्टैच्यू लॉ कौन बनाता है? जज बनाता है या जज के नीचे वाला जज बनाता है? सर ये दो जज होता है, एक बड़ा जज होता है, एक छोटा जज होता है। तो कौन बनाता है स्टैच्यू लॉ? सर ये बड़ा डिसीजन स्टैट्यूट लॉ होता है। स्टैच्यू लॉ मेड बाय द सर ये बात बोलो ना भाई। अभी हम एक चीज पढ़ रहे हैं, उसमें भी इतनी कंफ्यूजन क्यों है? आपको समझ में आ गई ना? अब मैडम आपको हम पढ़ रहे थे दो चीजों को, हम एक चीज पढ़ रहे थे कि भाई कानून, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं ना, तो एक कानून है, लॉ क्या बोलते हैं? कानून। अभी कानून कहाँ से आता है ये कानून कैसे देखें? ये आप लोगों का सवाल है। किसी भी सोसाइटी में, नई सोसाइटी में, मैं पूरे पाकिस्तान को लेके बिल्कुल ऐसे जजीरे मिला रखता हूँ, सब लोगों को आवाज है। अब मुझे क्या चाहिए? उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए रूल्स चाहिए। रूल्स का मतलब उसूल, कोई प्रिंसिपल, कुछ कानून। अब कानून में कहाँ से बना होगा? वो तो कानून क्या, अगर आप ना बताएंगे बेसिक आप से। बताएं। हाँ, बेसिक से बात कर रहे हो। मैं शुरुआत से समझाने के लिए कि कानून कहाँ से आता है। कॉमन सेंस। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ चीजों से सोर्सेज हैं। एक तो ये होगा कि हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, की आदत क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स बनाएंगे।
या उसको हम जो वो होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको छोड़ देंगे, उसको कस्टम कहते हैं। रवाज मतलब ये जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं सलवार कमीज उनको पहनने, तो कोई इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं कि आप पैंट शर्ट पहनेंगे, रस्म और रवाज चलते रहे। दूसरे हम उन लोगों में से अच्छे लोग निकालेंगे जो कानून साजी करेंगे, जो कानून का पता होगा, लॉ एक्सपर्ट, वो एक किस्म का पार्लियामेंट जो होता है जो कानून साजी कर रहा है, एक इदारा है इंग्लैंड के अंदर जिसके अंदर सारे कानून बनते हैं। वो अगर कोई कानून पास करता है, कानून बनाता है, उसके स्टेच्यूज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। वो कानून प्राइमरी होता है, बेस बुनियाद होती है, घर की बिल्डिंग की जो बुनियाद पीछे होती है वो बुनियाद होती है, वो पढ़ रहे थे। कॉमन लॉ वो लॉ है जो जज बनाता है। जज कैसे बनाता है, कभी जब इंडिविजुअल केसेस सुनता है उसमें कोई ऐसा फैसला दे दे जो कि आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे वाले फ्यूचर में किसी के ऊपर बाइंडिंग हो सकता है, जो काम आ सकता है, वो जुडिशियल प्रेसिडेंट करता है। क्या समझ में आ रही है? कॉमन लॉ के एग्जांपल, कॉमन लॉ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले वाले केस बता दें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का नहीं, एक और है, पाकिस्तान की मिसाल देता है। पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त केसेस हैं, बड़े लेकिन आप टेंशन हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक है, एक क्रिमिनल, एक नेवी, एक कोर्ट में एक बंदा गया, उसने किसी के ऊपर इंग्लैंड के अंदर केस किया था कि ये जो है ना दवाइयां बनाते हैं तो इनके अंदर केयर उस तरह नहीं करते, मतलब कि जो दवाई हम खाते हैं वो इंसान ठीक होने के लिए खाता है, अगर जहाँ बन रही हो उधर के लोग उसको उस तरह ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ बैक्टीरिया वो चीजें भी हों तो वो खराब है। तो कोर्ट उस फैसले मतलब कि ये कोर्ट फैसला देती है कि भाई जहाँ इस तरह की चीजें बनेगी वहाँ नेग्लिजेंस पे नो कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है पेशेंट का, डॉक्टर के हाथ में उसकी जिंदगी होती है, डॉक्टर की थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से उसके पेट में ऑपरेशन के दौरान कोई मटीरियल, कोई इंस्ट्रूमेंट रह जाए, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ऑपरेशन कर रहा हो, अचानक फोन आ जाए, वो डिविएट हो, कुछ चीज अंदर गिर जाए, वो ऊपर से कांटे देके ऑपरेशन मुकम्मल कर ले, अब उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उस बंदे की जान चली जाती है। ऐसा अगर एक केस जाता है उसमें कोर्ट कहती है कि नेग्लिजेंस पे नो कॉम्प्रोमाइज। कोई भी बंदा ऐसी नेग्लिजेंस इस तरह की करेगा अपने प्रोफेशनल एटिकेट्स में जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान होगा, पब्लिक एट लार्ज को, इंडिविजुअल को, तो ऐसे बंदे को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब एक दफा ये केस हो चुका, फिर आगे कोई भी बंदा नेग्लिजेंस करेगा ना, इसके साथ नेग्लिजेंस हुई होती हो कि जनाब अली पुराने जमाने में जज साहब ने फैसला दिया था कि कोई भी बंदा नेग्लिजेंस करेगा, लापरवाही करेगा अपने काम के अंदर, किसी को तो नुकसान हो तो उसकी सख्त से सख्त इस फैसले में ये सजा होगी। इसको बोलते हैं जज मेड लॉ, प्रेसिडेंट केस लॉ। इस तरह जनरल केस था, पहले वो कॉमन लॉ में जजमेंट दिए उन्होंने, उसके बाद वो स्टैट्यूटरी लॉ में तब्दील हो गया, पूरा एक जनरल एक्ट बन गया। हाँ वो एक, मैं अभी इनको छोटे उसको समझा रहा हूँ, तो ये समझ नहीं आ रही। सर ये दो बच्चे आ गए थे, साजिद ने खलील अहमद पहले आ गए थे, बात साजिद महमूद खलील अहमद जाकर मेरा गलत करने नहीं लगा, ठीक है यहाँ पर समझ में आ गई। शोएब मैं मोबाइल नहीं चलाया, इससे पहले इक्विटी क्या है पहले स्लाइड पर चलिए पीछे करें। एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंटी, बराबरी, एक होती इक्विटी, मसावत। क्या समझ में आता है इक्विवेलिटी में और इक्विटी में? तस्वीर को देख के आप मुझे बताएं। या आपके यहाँ जो बराबरी ऐसी होती है कि रिलेटिवली मसावत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इसमें क्या इक्विवेलिटी है और अगर इसमें बराबरी भी होती है, इसमें देखा जाता है मतलब नाइंसाफी भी नहीं होती। दीवार के पल्ली तरफ देखते इस तरह ये देख रहे हैं
ये इक्वलिटी देख रहे हैं, ये वो इक्वलिटी देख रहे हैं। हाँ ये ठीक है। तो दीवार भी है, दीवार यार ऐसा कलर है, उधर भी सेम कलर है। हाँ तो इसमें किसी के साथ इक्विटी में नाइंसाफी नहीं होती, बस कहते हैं कि एक बंदा उसके पास कोई चीज ज्यादा के तौर पर सर इसकी उम्र के लिहाज से हम इक्विटी पर भी चला नाइंसाफी नहीं होती। नाइंसाफी नहीं होती सर। और अगर एक बंदा है उसके पास कोई चीज ज्यादा और एक बंदा है जिसका बिल्कुल नहीं, उसका गुजारा ही नहीं हो रहा, तो उस बंदे को यदि वो जिसका गुजारा नहीं हो रहा उसको चीज चाहिए कि वो वक्त गुजारा कर सके। अगर जो दूसरा बंदा है उसका उसके पास वो चीज नहीं होती, उसका गुजारा हो सके तब उसके इसका मैं देख रहा हूँ, बंदा बहुत लंबा था और ये जो बच्चा है ये बिल्कुल नहीं देख सकता। अगर ये आपको तस्वीर ना देखा तो आप मुझे फिर इस तरह एक्सप्लेन करते। मोहम्मद का एक्सप्लेन करें इक्वलिटी एंड इक्विटी, ऐसा नाम एक्सप्लेन करें। फर्क क्या है दोनों? सर इक्वालिटी ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, सारे बंदे जितने भी हैं फॉर एग्जांपल उनको बराबरी चाहिए, उनको बराबरी के हकूक उनके दिए। ठीक है। इक्विटी अब ये है कि उसी जगह पे बराबरी के बजाय उसको उसकी किसी रीजंस की वजह से उसको क्या कहते हैं, सब नीड इम्पोर्टेंट होती है। यस यस नीड के लिहाज से। सर जलील अहमद कहते हैं इक्वालिटी मीन्स सेम अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी मीन्स गिविंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड्स। इक्विटी मसला है, कॉन्सेप्ट समझने में आपको नहीं सर हम इक्विटी एंड इक्वलिटी में फर्क ये है, इक्वलिटी में होती है बराबरी। तो ये नहीं देखा जाता कि इसके साथ इंसाफ है इसके साथ ना इंसाफ है, बराबरी होनी चाहिए। जैसे तस्वीर में इसके पास भी एक स्टूल, इसके पास भी एक स्टूल, इसके पास भी एक, तीनों के साथ बराबरी है। इक्विटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो कहती है बराबरी से बढ़कर चीज क्या है, नीड। बराबरी से बढ़कर चीज है जस्टिस, इंसाफ मिलना चाहिए। अब इक्विटी कहती है ये बंदा बहुत बड़ा है, इसको जरूरत नहीं है स्टूल, तो आप क्या करें, केवल स्टूल इसको दें क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, ये दे नहीं सकती। अब यहाँ तीनों बंदे खड़े हैं, यहाँ भी तीनों बंदे खड़े हैं, इनका भी अल्टीमेट गोल है मैच देखना, इनका भी अल्टीमेट गोल है मैच देखना। इधर बराबरी की वजह से ये मैच नहीं देख पा रहा। मसावत या इक्विटी ये कहती है कि भाई आप लोगों ने बजाय बराबरी को जाने के अब इंसाफ पे ये भी मैच देखें, ये इसका भी हक है मैच देखना। कैसे देखें, कहाँ से देखें, आप कंप्लीट करें, मतलब कि फिर इसका स्कूल उसके पास चला जाता है, उसको दो स्कूल मिलने से वो रेट देने के काबिल हो जाता है, इसको जरूरत नहीं इस बंदे को। ये इक्विटी का काम है। Equity means to complete the fulfillment according to their needs. इधर जरूरत जिस चीज की उसको आप बोलो। Equity is a system of law that developed alongside common law to provide remedies where common law rules might be inadequate. It is administered by the Chancery Division of the High Court. Equity principles include fairness. Equity का जो बेसिक मकसद है ना वो ये है, दो चीजों का मुश्तमिल है, फेयरनेस एंड जस्टिस। बस इतनी ये तस्वीर देखने के बाद अगर आपको समझाना चाहूँ तो इक्विटी का मतलब होता है किसी के साथ इंसाफ, फेयर। वो एक मूवी देखी हो, एक तेरा एक मेरा, अक्षय कुमार वो वाली वो इक्विटी नहीं है, इक्विटी इंसाफ होना चाहिए। वो तो इक्वालिटी नहीं होती, वो फ्रॉड है। तो वो कहने में मतलब सर कि अगर कोई रुपया इधर कोई रुपया मान रहा क्या और मुझे भी एक रुपये दिया और एक रुपये जो है ऐसे रुपये दे, ये इक्विटी होगी। लेकिन इक्विटी ये होगी कि उसको 5
मेरे लिए एक काम ये ऐसे ये कभी भी है। ये भी हो गई क्योंकि वो जरूरत है इसकी पर वो मुझे जब इस बादशाह के दौर में उन्होंने आटा सस्ता देना शुरू किया था तो अमीर लोगों को लेकर था कि वो आटा खरीद सके लेकिन गरीब लोगों को वही इक्विटी में ये फर्क है ये अब वो कहते हैं कि आटा सिर्फ गरीब मिस्कीन लोगों के लिए सस्ता होगा उसमें अमीर एलिजिबल नहीं है क्यों अमीरों को ऑलरेडी उस चीज की नीड नहीं है नीड गरीबों को है तो आप दो अगर आप इक्वलिटी करते हैं कि गरीब और अमीर दोनों को लें तो फिर सारे पैसे का आटा ये अमीर ले जाएंगे ये फिर उधर क्या कह रहे हैं नहीं नहीं देखा मैं आपको किसने कहा बड़ा नहीं आगे करें एक और टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर अब मसला क्या है एक तो आप लेट आते हैं आप अलीपुरा बहसान उमेर फिर आप लोग एक किताबें भी नहीं लेकर आते लेट भी आप आते शराब भी आप करते हो कंप्लेन करूंगा कि नीचे मेरी क्लास में नहीं बैठने दूंगा इधर हम बैठे हैं आगे हैं एक दफा अगर आपको टीचर बड़ा होकर कहता है कि भाई आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास से एक तो 10:15 के पर कोई आया और रजिस्टर के बगैर आया तो क्लास इस तरह की नहीं हरकत की मेरी क्लास में नहीं बैठेगा हमारे पास एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन के क्या मुराद है अलग आप बताएं सर सेपरेशन नहीं अलग करना ऑफ पावर मतलब ताकत को अलग ताकत को अलग करना अगर अब मैं आपको कहूं कि ताकत को अलग स्टेट में कैसे करूं जिस तरह अकॉर्डिंग टू लॉ ताकत इस तरह दी जाती है इस तरह पुलिस को कुछ पावर दी जाती है इसी तरह आर्मी को दी जाती है इसी तरह लॉ को दी जाती है अगर एक ही बंदे को मैं पावर दे दूं आपको कि आज के बाद आपके पास हर पावर है फैसला भी आप कर सकते हैं मुल्क भी आप चला सकते हैं बादशाह भी आप कर सकते आर्मी भी आप है तो आप क्या करेंगे तो सर फिर बहुत ज्यादा फिर क्या होगा मतलब कि बदअमनी फैलेगी प्रेशर आ जाएगा ये उधर तक काम कर नहीं सकता इसकी रीजन क्या होगा क्यों वो होगा बदअमनी क्यों होगी स्टेट के अंदर अपनी मर्जी के कानून वो बनाए अपनी मर्जी के कानून बनाएगा और misuse of the power और सर जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा एक्सेप्ट और सर ताकतवर को आगे रखेगा तो अमीर और दादों को जो कौन पैसे करेगा ऐसी चीज को रोकने के लिए क्या किया जाए सेपरेशन ऑफ पावर से मैं मतलब कि उसकी ताकत को तोड़ दें जैसे वो ताकत किसको दें डिस्ट्रीब्यूट कर दें आपके अलावा आप ही बताएं वो डिस्ट्रीब्यूट हम किस में करेंगे इदारों में कैसे करेंगे हमारे किसी के दायरे बना देंगे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हम मिसाल देते हैं पाकिस्तान के नहीं की वो पावर देती है कि पार्लियामेंट का काम है कि कानून जारी करना और कोई काम नहीं है फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको इंप्लीमेंट करवाना अब एग्जीक्यूटिव वाले कानून नहीं बना सकते और पार्लियामेंट वाले उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते जुडिशरी का काम है कि आपने केसेस को देखना है इंटरप्रिटेशन करनी है उसकी और आपने अमेंड करना है केसेस के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज आती है तो आपने इंटरप्रिटेशन करनी है और कुछ अब ये जजेस क्या पुलिस का काम कर सकते हैं क्या पुलिस जजेस का काम करेंगे क्या एक बंदे को एक ही टास्क मिला है आप ये करें उसकी कैपेसिटी नहीं है दूसरे टास्क करने की क्या सिपाही जज बन सकता है नहीं है तो सेपरेशन ऑफ पावर that theory was given by the Montesquieu he was a philosopher was a jurist and USA के अंदर सबसे पहले 1817 गालबन एक्सेप्ट नहीं है याद
उस बंदे ने यूएस के अंदर यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट ड्राइव होता हुआ मिलता है। ये ऐसे होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर के भाई इदारों के किसी भी इदारे को फुल पावर ना हो। एक इदारे को अगर आप फुल पावर दोगे तो मिस यूज करेगा, दूसरे इदारों का अपने इदारे से तो आप उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मिसाल में समझाऊं, एक घर में 4 बेटे हैं, बाबा है, बाबा कमाता है, घर की उनकी अगर एक ही बंदा सारा काम करे, सुबह को बाबा घर में जाए, कमाई भी बाबा, 4 बच्चे जवाने से खा रहे हैं, ग्रोसरी भी वो करे, घर का काम भी बाबा करे, हर चीज वो करे, उसके साथ क्या है किस्म का ज्यादती है। अगर काम की डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो गया कि यार सुबह का ये बंदा काम ये करेगा, शाम को ये करेगा, मैं ये करूंगा, हर उसके डोमेन में वो तंग नहीं करेगा, तो बंदा हर काम स्मूथ होगा। अब एक जज को आप कहो कि आप जजेस भी करें, पुलिस की ड्यूटी भी करें, साथ में डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी करें, ह्यूमन नॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम, वो नहीं कर सकता। एक बंदे को जो ड्यूटी दो वो उसकी अपनी स्मूथ रनिंग करे अपने काम। ऐसे इदारों को इतना अपने इदारे के हद तक काम करें, इंटरव्यू ना करें, कोर्ट के मुदाखलत ना करें। ये आ गई। फिर जो कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर का मकसद होता है कि चेक एंड बैलेंस होना एक दूसरे के ऊपर। अब अदालत में फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में मेरी मर्जी, मेरा काम कानून साजी में जो दिल करे कानून बना, ऐसे नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव कहे कि भाई मैं गवर्नमेंट में आई हूँ 5 साल के लिए, जो मेरी मर्जी करेगी, पेट्रोल टैक्स पे क्या 1000 तक लेके जाओ, मेरी मर्जी, ऐसे नहीं हो सकता। क्या काउंटर चेक, एक दूसरे को आप काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन चेक एंड बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी कि इस मुल्क में आज के बाद करप्शन अलाउ है, तो जुडिशरी फौरन कहेगी भाई अगर आप ये कानून बनाओगे तो कानून ये बन ही नहीं सकता, मेरी अप्रूवल लेना, ये चीजें करना, मैं आपको केस के अंदर वो कौन करवा सकती हूँ, इतना पावर दिया गया है। इसी तरह अगर चीफ जस्टिस अपने पावर का मिसयूज करे, वो कहेगा आई एम द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री, मेरा जो दिल करे मैं वो लॉ बनाऊंगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट होगा, उसके ऊपर काउंटर चेक किसका होगा? पार्लियामेंट का। तो तीनों एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, वे तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब जो आउट ऑफ नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं जा सकते, एक दूसरे को जस्ट चेक एक बैलेंस क्रिएट किया। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं शोएब बच्चे? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। ये कौन है? जुडिशरी। इसका काम क्या है? पावर टू मेक जजमेंट ऑन लॉ, यानी वो ये चेक करेंगे ये जो लॉ है क्या है, क्या है। पार्लियामेंट का क्या काम है? तो ये दिखाने का चेंज कर सकता है, उसके बाद ये था कि चेंज भी कर सकता है, बना सकता है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? तो ये वो जो है लॉ का एक्शन के अंदर देंगे, इसका अमल में लेंगे, और ये तीनों आपस में दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है। अब हम इसको पढ़ते हैं तफसील थ्योरी में। Principle of separation of power. The principle of separation of power is a fundamental constitutional concept that is not explicitly codified in the United Kingdom's constitution. ये ऐसा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, कोर, प्राइमरी, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेजर है, खास कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कहीं भी कोडिफाइड नहीं है, यूके के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं, which is unwritten. However, the principle is deeply embedded in the UK's constitutional framework. The separation of power refers to the division of government functions and powers among 3 branches.
3 ब्रांचेस किसी भी स्टेट की क्या होती हैं? द लेजिस्लेटिव कानून साज करने वाले, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। Each branch has distinct role and responsibility. No single branch should have unchecked authority over the other. सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी आपने समझी। वो कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो किसी भी स्टेट के 3 मेजर ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट कानून बनाने वाली, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एग्जीक्यूटिव और उसको इंटरप्रेट करने वाली जुडिशियल। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस के साथ काम होगा। अनचेक कोई नहीं होगा। अनचेक का मतलब है कोई भी एक ऑर्गन को ये नहीं कि आपको वो है प्रिविलेजेस है, पास है, आप जो करें आपकी बात सही है नहीं, तो इसके ऊपर काउंटर चेक होगा, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा। उससे ये होता है फेयरनेस होती है। उससे ये होता है कोई भी इदारा अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर प्रेसिडेंट इज द सुपर पावर, मतलब ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ दैट स्टेट, लेकिन उसको भी लिमिटेड इख्तियार है। अगर वो कोई काम करेगा तो उसको इम्पीच किया जाएगा कोर्ट के जरिए। कोर्ट अगर कोई इस तरह काम करे तो कोर्ट कांग्रेस इम्पीच करेगी। तो तीनों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड। This is the theory of separation of power to check and balance on the institution for the smooth and fair running of those institutions. Okay, अब लेजिस्लेटिव ब्रांच है, उसका क्या काम है? उसका काम क्या है? उसका चेक एंड बैलेंस किसके ऊपर रख सकती है, किसके ऊपर नहीं रख सकती। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच represented by parliament is responsible for making laws. इसका काम क्या है? Law बनाना। This includes debating and passing statutes that define legal rules and principles. आप कभी घरों में बैठे हुए होते हो, टीवी देखते हो कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो एमएलए या हमारे सेनेटर, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनके डिबेट चल रही होती है। यस सर। एक बंदा कहता है ये लॉ पास होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए। वो अपनी रीजन देता है, वो अपनी रीजन देता है। अगर एक कोई बंदा, एक सेनेटर कोई लेके जाता है, आपको पता होगा रिबा कहा था, सूद का रिसेंटली आज से 3-4 साल पहले लॉ पास हुआ था पार्लियामेंट में। सराजुल हक की पार्टी ने उनको लेके गए थे। तो वो एक इस तरह का कॉन्सेप्ट था जिसको पूरे पार्लियामेंटेरियन ने आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ डिबेट, मतलब एक बड़ी उसके ऊपर वो हुई, कुछ ने कहा ना करो, कुछ ने कहा करो, डिबेट्स के बाद वो पास हो गया। डिबेट्स देखी है कभी? जस्ट सर ऐसे नहीं है कि कोई एक पार्लियामेंटेरियन जाता है, कहता है मैं आज इसके अंदर कानून बना के आया हूँ कि आज के पूरे पाकिस्तान में जो गाड़ियां चलेंगी पेट्रोल टैक्स फ्री है। तो यू हैव टू जस्टिफाई क्यों फ्री। आप नया कॉन्सेप्ट देते हो, अगर आपका पूरा पार्लियामेंटेरियन आपके जो मेट्स होते हैं अगर एक्सेप्ट करने की बात सही है, पाकिस्तान के हक में रेवेन्यू जनरेट होता है नहीं होता, तो डिबेट इसको बोलते हैं, एक दूसरे को काउंटर भी करते हैं। तब तो बंदा अपने तरफ से नया लॉ पास करवाता है, हाँ, तो उससे उसको क्या फायदा? कुछ नहीं होता, बैंक ऑफ होता है जी, बैंक ऑफ होता है उसका। ये बंदा उसने एक नई चीज, नया लॉ जो है उसको खराब जरूर खराब तहसील हैं या समटाइम वो अवार्ड दिए जाते हैं कि वो पायोनियर में या उसका इनिशिएट करने वाला कंट्रीब्यूशन का नाम जरूर आता है। सही। अब आप देखते हैं बड़े बड़े नाम हैं हमारे रोडों पे कभी लिखे हुए होते हैं, पे एके ब्लूई, एसएम मुख्तलिफ अपनी फील्ड में वो अपने हमारे नेशनल एसेट्स हैं, हम उनको याद करते हैं। इस तरह कमाल लाल लेकर आते हैं, उसको याद करते हैं। इस तरह 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, तो हम आजकल उसको याद करते हैं। तो ये भी चीजें हैं ना। फिर अब चेक एंड बैलेंस क्या है? The legislative branch holds the executive
टू अकाउंट थ्रू मैकेनिज्म। लेजिस्लेटिव क्या करती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको कहती है भाई आप अपना जो इम्प्लीमेशन एक मैकेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप जो काम, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद की पुलिस है ना, या इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, एसी, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। इस्लामाबाद में डेली चोरी हो रही है, डेली गाड़ियाँ, लोग, थेफ्ट, रॉबरी, पुलिस कुछ नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आ गया, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट के ये सब डिपार्टमेंट में सब इंस्टीट्यूट होते हैं। तो होता ये कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को प्रेशराइज करती है कि भाई आप स्मूथ रनिंग करें। क्या हो रहा है, आपका काम है इस चीजों को रोकना। अब ये पुलिस क्या कर रही है, तो आपके लोग क्या कर रहे हैं, पैसे स्टेट से जा रहे हैं, रेवेन्यू खजाने स्टेट के से जा रहे हैं, आप क्यों नहीं काम कर रहे? फॉर द फेयर एंड स्मूथ रनिंग के लिए वो लेजिस्लेटिव उनको करती है। सच एज क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर, scrutinizing policies and approving budgets। पार्लियामेंट क्या करती है, सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर से। एक मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वो हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है, हर मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना। वो तो 5 साल के लिए चला जाएगा, लेकिन वो अगर मुल्क की पॉलिसी मुल्क खराब हो रही है, आपका ट्रेड है, तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है फ्रॉम द पार्लियामेंट, एंड देन यू आर बाउंड टू आंसर इट। आप ये नहीं कह सकते मेरे आपके पास अथॉरिटी नहीं है। जो हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ये वाला, ये ट्रायंगल है, ये वाला एग्जीक्यूटिव चेक एंड बैलेंस करना, तो क्यों है? और पॉलिसी बनाना, स्क्रूटनाइज करना, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर पॉलिसी बनाती है ना, कोई हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आती है। अब शहबाज शरीफ मैडम ने कहा कि वो अपने गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आए कि भाई सिक्योरिटी वाली बात के गरीबों को इतने में मिलेगा, इसको वो स्क्रूटनाइज करेगी, क्या ठीक है, पब्लिक के क्लास के फायदे में है कि नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस होता है इदारे का दूसरे इदारे को। दूसरा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो बेसिक काम होता है, पढ़ाने के बाद 1 से 5 मिनट तो बुला लेना, पूछूंगा शाम सबसे पहले बी रेडी वाले प्रेजेंटेशन अभी। Executive branch, the role of executive branch is that to execute. The executive branch led by the government is responsible for implementing and administrating law. पुलिस कौन है? एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है, ठीक है ना। पुलिस की पूरा डिपार्टमेंट है, मुझे एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। इम्प्लीमेंट करना किसको? कानून को या लॉ को चलाना, एडमिनिस्ट्रेट करना। इट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मेंबर। एग्जीक्यूटिव किससे मुश्तमिल होती है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो वो अपनी चीजों को स्मूथ रनिंग के लिए हर मिनिस्ट्री अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को स्मूथ रन करती है। इसका चेक एंड बैलेंस क्या है? Executive is subject to parliamentary oversight and its action are scrutinized to ensure compliance with the law। कहता है एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करेगी ना, प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर कोई भी काम करते हैं तो वो स्क्रूटनाइज होते हैं। जो पॉलिसी बनाई वो स्क्रूटनाइज होगी थ्रू द पार्लियामेंट, ये सही है कि गलत है, इनका काम ये सही है या गलत है। द प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल पीएम में आता है प्राइम मिनिस्टर, आते ही, मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर आते ही क्या करता है, 4 लोगों के अंदर जो आईजी होते हैं, जो पुलिस के हेड होते हैं सूबों के, वो अपनी मर्जी के लगाता है, जो कि ऐसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, जो इसके रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं करके उधर आया हुआ, फॉर एग्जाम्पल
दूसरा वो अपनी मर्जी के ऐसे गवर्नर लगाए हर सूबे के अंदर जो कि अहल नहीं हो। जब अहल नहीं होगा वो भाषा सुधार वो क्या चलाएगा? ऐसे चीज के ऊपर आपका पार्लियामेंट एक्शन ले सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल है आप, जवाब है आप, जवाब दे सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा हमेशा डेमोक्रेसी, द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट के लोग जो है ना आप उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, उसके ओपिनियंस को। एक पार्लियामेंट है, एक ही छत के नीचे बैठे हुए होते हैं दोनों पार्टी अपोजिट दूसरी। अगर जो जीत के आई है वो कहती है हम इस दफा पेट्रोल 300 से 600 रुपए करेंगे, क्यों? मुल्क के लिए फायदेमंद है। तो अपोजिट वाले खामोश नहीं रहते, वो कहते हैं क्यों भैया, रीजन दें, जस्टिफाई करें। ऐसा नहीं आपने कह दिया मुल्क के लिए फायदेमंद, कैसे फायदेमंद है? मुल्क के फायदेमंद क्या है? आप लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चनिंग होना, एक दूसरे के ऊपर डिबेट होना, ये क्या है? खूबसूरती है, चेक एंड बैलेंस होता है। कोई बंदा एक अपने उससे काम नहीं करता। नाउ डू यू गेट इट? The Prime Minister and Cabinet are often drawn from the majority party in the House of Commons, which enhances the accountability to Parliament. यूके अच्छा, हम अभी तो बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, आपको एक पूरा हायरार्की पढ़ाएंगे कि पार्लियामेंट की हायरार्की क्या होती है, पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में कौन से हाउस आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक वो अपर क्या कहते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, या लीगल मैटर्स में पढ़ा है पढ़ाया वो ये सारे बारे में। लेकिन हाँ वो उसके अंदर एक लीगल सिस्टम है, उसके अंदर आप पढ़ोगे, लेकिन इसमें भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, साहब ने कहा था कि बहुत सी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में हाँ, तो वो आपको हायरार्की ऑफ कोर्स हो गई, वो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये ना कंफ्यूज होना अभी कि फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ कॉमन क्या है, बहुत सारी वर्डिंग इधर आई है, जूरी आई है, और ये समझेंगे यार, इनको मैं एक वो डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, एक अलग है। तो जो हाउस ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, मेजॉरिटी कहां से आते हैं? अक्सर उस पार्टी से जो ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, कहां से? हाउस ऑफ कॉमन से। हाउस ऑफ कॉमन पाकिस्तान में नेशनल असेंबली हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड पाकिस्तान में परमानेंट हो गया। नहीं समझ में? हाउस ऑफ लॉर्ड लॉ मेकर्स है। तीसरी बात है जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच मतलब कि अदालती जो निजाम है, जो अदलिया है, उसका रोल है। अदलिया का रोल है, जुडिशियल ब्रांच रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरप्रेटिंग बार-बार आप लफ्ज सुनते हैं, इसका मतलब है तशरीह करना, मतलब कि वजाहत करना। अगर लॉ में एम्बिग्यूटी है, लॉ में कंफ्यूजन आ रही है, तो अदालत इसको एक्सप्लेन कर सकती है एंड अप्लाइंग द लॉ, लॉ को अप्लाई करती है। दैट इज मेड डिसीजन बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट। दैट इज कभी भी कोई फैसला देते हैं ना, तो उसके पीछे दो रीजन जस्टिफाई करते हैं। एक तो पिछले फैसलों को रखते हुए, दूसरा वो है अपनी एक लीगल प्रिंसिपल, कानून क्या कहता है उसको, लीगल रीजनिंग भी अपनी देते हैं। इनका चेक एंड बैलेंस क्या है? Judiciary ensures that both the legislative and executive action comply with the law. Judiciary कहती है एग्जीक्यूटिव पीएम जो भी है, जिस पार्टी से है, मुझे इससे फर्क नहीं है, वो काम कानून के तहत है, कानून के अंदर है। इसी तरह जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी कानून के अंदर जुमरे में रह के काम करते हैं। समझ गए? यस। The courts have the power of a judicial review to assess the legality of government action. For example, अभी पिछले दिनों में जिस तरह हुआ हमारे मुल्क के अंदर एक बंदा आ रहा है, मुलाजिम से कहे मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, प्राइम मिनिस्टर बने, अपने मर्जी के कैबिनेट बनाए, लेकिन वो बिल्कुल ना है, वो चलाने के काबिल ना हो, तो जुडिशरी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। जुडिशरी हैज द पावर which was given inferred by the
पाकिस्तान में लेकिन यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की पूरी जो अनकोडिफाइड लोगों को मिलती है, कॉमन लॉ से चीजें मिलती हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ से इनको पावर मिलती है, यू कैन चेक एंड बैलेंस to assess the legality of government action is necessary to declare them unconstitutional. For example, judiciary हमारे पाकिस्तान में तो हुआ है बहुत सारे, एक सदर आता था, वो पिछली एक तारीख देखें, एक सदर के पास पावर होती थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर ठीक काम नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर की असेंबली तोड़ देते हैं, अगर सदर काम नहीं कर रहा तो उसको जज साहब ने कहा कि काम ना आए, तो ये हमारे में तो फेयर नहीं थी, लेकिन मैं यूके के साथ समझा रहा हूँ कि जुडिशरी हैज द पावर इन द जुडिशियल रिव्यू, ही कैन चेक एंड बैलेंस, जो बंदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ से किसी को कोई कंफ्यूजन हो जिसके नाम अगर वो जुडिशरी गलत फैसला करती है तो पार्लियामेंट भी उसे उड़ा सकती है, थोड़ा नहीं करती, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस एक्शन ले सकती है, या रिव्यू करेगी। यस एग्जीक्यूटिव करेगी। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीमेसी में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। दुनिया के अंदर है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारे पाकिस्तान में भी बड़ी जंग चल रही है। सुप्रीम कौन है इस मुल्क के अंदर? आर्मी चीफ है। ये इस बात के अलावा क्या अगर दारू की बात करें तो प्रेसिडेंट है। अब बड़ी डिबेट चलती आ रही है बड़े अरसे से। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी होती है, लेकिन हमने बहुत दफा देखा है कि उसको सुपरसीड पार्लियामेंट करती है। तो एक के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, कोई ऊपर नहीं है, दोनों इस तरह होते हैं, तीनों इस तरह होते हैं। यहाँ तक कि कोई सवाल आगे है कोई? सर ये पुलिस और थाना ये इस जुडिशरी के ये एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ये जो डिस्ट्रिक्ट जितनी भी देखें जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो एग्जीक्यूटिव में आती है। प्राइम मिनिस्टर उसके मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में आ गए। फिर जो लोगों को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेटरी बॉडी, पुलिस, नेव, FIA, जितनी भी अकाउंटेबिलिटी लोगों की करते हैं, ये एक इदारे हैं। पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो भी देता है, लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव काम है। इम्प्लीमेंट करके नेव द्वारा बंदा किसी करप्शन जो करता है उसको ऊपर क्यों पकड़ता है? इस वजह से पकड़ता है मुझे नेव ने अथॉरिटी दी, कानून में क्या करप्शन नहीं करता, तो इम्प्लीमेंट करा। सर फोर्स भी एग्जैक्टिव उसमें आएगी। तो फौज तो दिफा के लिए होगी, दिफा किस चीज का करती है? कानून का काम और पुलिस करेगी, मुल्क का जो बेहतरीन सरकार बने उससे बॉर्डर आपको तीन चीजें बताई। जुडिशरी का काम है लॉ की तशरीह करना, वजाहत करना, लॉ के बारे में फैसले करना। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, जो बाकी जितनी चीजें हैं वो एग्जीक्यूटिव में फॉलो करती है। गवर्नमेंट आप बनना आर्मी चीफ इसके मातहत होता है, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर किसमें फॉलो करता है? गवर्नमेंट। अभी की एम्बिग्यूटी क्या है? क्लियर हो एग्जैक्टिव में है, लेकिन मैंने उसका लेवल का या चलो करेगा ना तो बारे में नीचे तो एग्जैक्टिव ही लगता है। याद है किसी को सवाल? वो अगर समझ में आ गई साल मैडम सर समझ में आ गई ना, जैसे बुनियाद बुनियाद समझ में आ गया ना, फिर अगले हमारे लेक्चर इजी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड करें सर। ये लास्ट है आज वाला क्वेश्चन। interconnected nails and checks, legislation and execution action. Parliament passes the law, but the executive is responsible for the implementation. Parliament का काम और मतलब interconnected है, एक दूसरे से जुड़े हैं। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने इसको इम्प्लीमेंट किया। This
interconnection is crucial for the effective governance. स्मूथ गवर्नेंस कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छा चला सकते हैं, लॉ को अच्छा रेगुलेट करवा सकते हैं, स्मूथ रनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी करवा सकते हैं थ्रू चेक एंड बैलेंस, थ्रू कनेक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. Judicial review, the judiciary can review the legality of both legislative and executive action, ensuring that the adhere to constitutional principle. कि ये दोनों बड़ी बात है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उसको वो जुडिशियल रिव्यू. इस हिसाब से तो फिर सर ये जुडिशरी यही सुप्रीम थी जी. इस हिसाब से तो जो जुडिशरी है यही सुप्रीम हुई नहीं है, हम सुप्रीम नहीं कहते. ये देखें फॉर एग्जांपल सुप्रीम तो वही, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो. अगर ये कोई भी इस तरह का काम करेगी तो इसको ऊपर भी कोई है ना चेक एंड बैलेंस. तो वो है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना हो. इस तरह पहले जमाने में बादशाह, किंग, सुप्रीम. सर यूके का अभी भी निजाम पार्लियामेंट सुप्रीमेसी में नहीं आ रहा. नहीं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. पाकिस्तान का भी पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीमेसी वहां पर तो पार्लियामेंट के पास है. दुनिया में दो तरह के निजाम है. एक होता है सरदारी निजाम, ठीक है ना, एक होता है पार्लियामेंट्री निजाम. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर निजाम किस चीज का है? सरदारी. सदर इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट. पाकिस्तान में और इंग्लैंड के अंदर कहीं अमीर का भी होता है जी, अमीर का निजाम डिक्टेटरशिप वगैरह. ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉर्म ये पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ोगे तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कि अभी मैं आपको बताता हूँ. मुझे पढ़नी चाहिए जल्दी बंद कर.